माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण प्लीज, माननीय सदस्य बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्य सब बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहे। माननीय सदस्य प्लीज, बिजनेस पढ़ के नहीं आते होगे आप लोग, बैठिए। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे 3 पूर्व साथियों और प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 4वीं, 15वीं, 16वीं तथा 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 2 कार्यकालों के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी रहे। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी का निधन 85 वर्ष की आयु में 8 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। श्रीमती मोहसिना किदवई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा तथा मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा की सदस्य रही। वे 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रही। श्रीमती मोहसिना किदवई का निधन 94 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ। श्री हरिनारायण राजभर उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। श्री राजभर को 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे। श्री हरिनारायण राजभर का निधन 76 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थी। 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।
ओम शांति। आज मौसम अच्छा है। बोलना है। माननीय सदस्य, मैं इस प्रतिष्ठित सदन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर ने प्रथम किटी कैलेटी को सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है। माननीय सदस्यगण, ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि भी है। 2 दशकों से अधिक की निर्माण अवधि में ये हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई यूनिट के निरंतर प्रयासों का सफल परिणाम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को प्रोत्साहन मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिली है। मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी PFBR के कोल्ड लोडिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और समृद्ध थोरियम भंडारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत की न्यूक्लियर रणनीति की 3 चरणों में परिकल्पना की गई है। वर्तमान में चल रहे फर्स्ट स्टेज में प्रेस्टाइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त होता है। PFBR के सफल संचालन के साथ ही भारत ने सेकेंड स्टेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस स्टेज में हम अधिक न्यूक्लियर ईंधन का उत्पादन करने के लिए फास्ट बीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम उपयोग करेंगे। परंपरागत रिएक्टर की तुलना में एक फास्ट बीडर रिएक्टर में अपनी ईंधन खपत के मुकाबले ज़्यादा ईंधन का उत्पादन करने की विशिष्ट क्षमता होती है। हमारी थर्ड स्टेज थोरियम यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर होगा। इससे ऊर्जा का सतत और दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित होगा। ऐसे समय में जब भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें तेज़ी से बढ़ रही है, हम स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा स्रोत है जो हमें भरोसेमंद 24 घंटे और कम कार्बन वाली बिजली उपलब्ध कराता है। सभी हितधारकों के लिए सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा सेक्टर को खोलने के लिए इसी सदन ने दिसंबर 2025 में शांति एक्ट पारित किया था। राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के साथ हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। PFBR के किटी कैलेटी हासिल करने के साथ ही भारत ने लंबे समय से परिकल्पित इस प्रोग्राम के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। PFBR भारत के निरंतर प्रयास, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का गौरवपूर्ण साक्षी है। यह हमारी वर्तमान क्षमताओं को भविष्य की अधिक सतत और आत्मनिर्भर न्यूक्लियर ऊर्जा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये उपलब्धि पूरी तरह स्वदेशी प्रयास के द्वारा हासिल की गई है। ये रिएक्टर इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इसमें अन्य भारतीय उद्योगों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। ये हमारे वैज्ञानिकों के इकोसिस्टम और राष्ट्रीय सहभागिता की शक्ति का
गौरवशाली प्रतीक है। माननीय सदस्य, इस उपलब्धि के साथ ही भारत इस एडवांस टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इसने राष्ट्र को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है जो जटिल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ विकसित और उपयोग करने में सक्षम है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपलब्धि से अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने वाले और एक सुरक्षित, सतत एवं आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण पर जोर देने वाले देश का विश्वास दिखाई देता है। इसके अलावा PFBR के सफल संचालन से देश में न्यूक्लियर ऊर्जा का विस्तार आसान होगा और हम अपने कार्यक्रम के तीसरे चरण की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। इससे एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी, ईंधन साइकिल सिस्टम और हाई एंड इंजीनियरिंग में नए अवसर खुलेंगे। माननीय सदस्यगण, ये उपलब्धि एक नई शुरुआत है, ऐसी शुरुआत जो हमारे वैज्ञानिक पायोनियर्स के विजन को आगे बढ़ाती है। एक ऐसी शुरुआत जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हमारी यात्रा को सुदृढ़ करती है। एक ऐसी शुरुआत जो हमें विकसित भारत के लक्ष्य के निकट लाती है। ये एक ऐसा पल है जो हमारे समग्र भविष्य को आकार देने और हमारी साझा आकांक्षाओं को पूरा करने वाली विज्ञान और तकनीकी शक्ति में हमारे भरोसे को मजबूत बनाता है। PFBR के नियंत्रित चेन रिएक्शन की पहली चिंगारी केवल ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मैं आज इस सदन की ओर से इस उपलब्धि को संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियन और इंडस्ट्री पार्टनर और सभी हितधारकों को के समर्पण और परिश्रम की सराहना करता हूं। सदन भी तालियां बजा दे तो सराहना हो जाएगी। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jitin Prasad, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Commerce and Industry mentioned against his name at serial number 2 as per today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 3, श्री BL वर्मा। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज लोकसभा की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने साथी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभापति पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Srimati Rekha Nikhil Khadse, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports mentioned against her name at serial number 5 as per today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 6, श्री PP चौधरी। Honorable Speaker, sir, with your permission, that this House do recommend to Rajya Sabha that the Rajya Sabha do appoint 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 in the vacancies caused by the retirement of Shri Saket Gokhale and Shri Bhuvneshwar Kalita from Rajya Sabha and communicate to this House names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. प्रश्न है कि श्री PP चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक
2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं सबको कुछ मौका दूंगा, पहले एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। आइटम नंबर 8 श्री अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल जी। Sir, as per the rules of procedure 72, I raise here to object the bill introduced by Mr. Megwal ji and Mr. Shah ji. Sir, this actually is a fundamental, it bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. So what exactly the intention of the introduction of the bill? This is what the entire country is now watching. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of the other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए। 1 minute, sir. 1 minute, sir. एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको पूरा एक मिनट मैं दे रहा हूँ। पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना, मैं सबको पूरा विषय समय दूंगा। भूमिका इसमें नहीं बांधते। 81 and 82 completely provide the protection for fixing the seats of state on representation basis. This government want to completely hijack that constitutional protection, and they want to put the bill is very clear, sir. The bill, sir. नहीं, मेरा एक अनुरोध है, मेरे को आपने स्पीकर ने कहा है आप बोल सकते हैं, मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास थोड़ी हो रहा है, आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation, why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? बिल के पुरस्तापित थे बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकता है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या ना करना, तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल्स ये है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। Sir, what is the procedure of the house, sir? Sir, you तो honorable speaker, प्रोसीजर sir. सुनना चाहते हैं? Well, sir, you allow me to speak. नहीं, You allow me to speak. अलाउ कर दिया मैंने। Minister can reply final. इनका Minister माननीय can गृह मंत्री जी reply. का बिल इसलिए मैंने मौका दिया उनको। Why Amit Shah ji interfering minute? He can reply, sir. What is there, sir? No. You can reply.
Sir, my point is very clear. Sir, this No bill, mic. चालू है, माइक चालू है। आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। mic is not working. माइक चालू है। Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. वेणुगोपाल जी, This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise. Every entire country know that. You Venugopal want ji, to centralize that Venugopal delimitation ji, now आपको national. Sir, my कितना point समय is that, sir, आप this is senior against member हैं। this is against, sir, you are. मैंने कहा- when Indira Gandhi ji was the prime minister, the protection of the state has been given by the constitution, मैं आपको 25 years. आपको पूरा Sir, समय Atal दूंगा। Bihari Vajpayee ji also, in 2001, Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. आगे नहीं Now बोलेंगे you आपको। want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. बोलिए। You are not, sir. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. You want an escape route to cover up that 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. मैं पहले ही सदन को बता दूं कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी, इसलिए आप अपने विषय को जब व्यापक चर्चा हो जब बोलें, और पर्याप्त समय आपको दूंगा, कोई समय की कमी नहीं रहेगी। अभी नियम प्रक्रियाओं से सदन चले, 72 में ही आप ऑब्जेक्शन करें, ये मेरा आग्रह है आपसे। धर्मेंद्र यादव जी, आपको देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले सबसे पहले नोटिस आपका। मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से ये जो तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज्य बिल, तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पर करता हूं। देश के संविधान में हम संसद को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की सुरक्षा करें, सुरक्षा करें, लेकिन सभापति जी आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं, और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी, विरोध के आधार हैं। सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब सब सीनियर सदस्य हैं, सबको बार बार टोकने का, रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें रोकते हैं, टोकते हैं। इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? यदि अब मैं नियम 72 को पढ़ दूं, नियम 72 को पढ़ दूं, एक मिनट, एनके प्रेमचंद्र जी,
नियम 72 क्या कहता है ये पहले सबको स्पष्ट कर दूं। यदि किसी विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा। परंतु जब प्रस्ताव इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक ऐसे विधान का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का ऐसे विधेयक का विधान का सूत्रपात करता है जो विधायन क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की आज्ञा दी जा सकती है। परंतु ये भी है कि अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जा सकता है। अब आपने रूल 72 में जिन्होंने नोटिस दिया है, आपने रूल 72 में ये टेक्निकल विषय उठाने का मौका दिया जा रहा है। मेरा एक बहुत विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारा समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये असंवैधानिक बात इस तरह का रूल 72 में ना बोले। धर्म के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, इस तरह का बात ना करें। आपने नहीं बुलाया जी को महिला विधेयक को। सर पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। अखिलेश जी को बोलते हैं जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है।
वो खिड़की का उपयोग कर कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। It's not there. अध्यक्ष महोदय अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं सर नहीं सर अच्छा, अध्यक्ष महोदय बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना? चलिए डॉक्टर कोकोली घोष, जब आपको डिबेट होगा तो पर्याप्त मौका मिलेगा। आप सारा विषय रखना, डिबेट के समय कोई दिक्कत नहीं है। Honorable sir, I rise on behalf of All India Trinamool Congress to raise my objection for introduction of this bill for two reasons. The 131st Amendment of the Constitution. First, the Article 334A is arbitrary as it makes women's reservation dependent on a future delimitation exercise, contingent on the discretion of the government. This creates uncertainty and allows the government to delay implementation. Equality cannot depend on political exercises. Equality comes by birth, by democratic rights given in the Constitution by Ambedkar Sahab, whose birth centenary we just celebrated this week. And secondly, sir, the Constitution mandates periodic readjustment after each census under Article 82 and 170 for Lok Sabha and Vidhan Sabha. This bill deletes that mandate and substitutes it with executive discretion, converting it into obligation into political choice. And also, women should be elected to the additional seats like All India Trinamool Congress always feels more than 33% before even 2023 when the bill was passed. And women will be elected to the additional seats created through reservation without cutting the seats of the existing male MPs. This is chauvinism, this is anti-democratic, it is unconstitutional. Thank you, sir. मुझे लग रहा है कि सदन में सभी मान्य नेताओं को विरोध बिल का करें, उसके पहले अपने मत को दे देंगे तो देश समझ जाएगा। इसलिए पूरी डिबेट के समय मत देना, अभी विधायी क्षमता पे कर लो। चलिए, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा एन.के. प्रेमचंदन जी समझा दो इनको। और आप तो एन.के. प्रेमचंदन जी, आप रूल्स में बोलना, ठीक है ना? अगर आप रूल्स में नहीं बोलोगे तो लोग ठीक नहीं समझेंगे। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, I rise to oppose the introduction of 131st Constitution Amendment Bill on the following 6 grounds, and that to the constitutional grounds. I am questioning and challenging the constitutional competency as well as the legislative competence of introducing this bill. So kindly, according to Rule 72(1) proviso, kindly provide me some time so as to elucidate my case regarding the legislative competence of the bill. Sir, number one, the 131st Constitution Amendment Bill
is not meant for the women reservation, but it is meant for the delimitation. That is the basic objection we are raising. Sir, always the Honorable Minister, the Home Ministry is always talking about the women's reservation. Already, as per the constitutional provision, this House unanimously, except 2 honorable members, this House unanimously passed the Women Reservation Bill by 2023 Act. That has become the part and parcel of the Constitution that is in existence. That is the same Home Minister has moved the bill, or the government has moved the bill, and that was unanimously passed except 2 members who have voted against. So that bill is in existence. At the time of passing the bill, see, coming to the statement of... Sir, no, these are all technical points. These are all technical points. Sir, these are all technical points. Statement of objects and reasons should be in consonance with the contents of the bill. That is also a legislative practice. Here it is missing, para 6. Sir, kindly see para 6, just K.C. Venugopal has pointed out it. The next census and the consequential delimitation exercise thereafter will take considerable time. Sir, whether the government is not aware of that, the delimitation process as well as the census process will take time, so that after the delimitation, the women reservation bill can be made practicable only by 2034. At the time of at the time, so that means the statement of objects and reasons are not. Sir, please. And no. Another very. आप तो पूरी बिल पे डिबेट करने लगे। पूरी बिल पे डिबेट के समय सबको पूरा समय दूंगा। Speaker sir. Speaker sir. हाँ, इनके प्रेम हाँ। 1 सेकंड में बोल दें आप। एक मिनट से बोल रहा है सर, 1 मिनट से हिंदी में बोलेगा सर। आर्टिकल 81(3), sir, article 81 clause 3, according to that is the cardinal constitutional point in this case. According to that, which census is to be taken for considering the population, that will be as per the constitution. It's a constitutional obligation and mandate. Now the government is changing that constitutional mandate, that as per the law determined by the parliament with simple majority. Sir, with a simple majority. That means a propriety of the constitution. The mandate of the constitution. आप तो इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बिल में लाए ना इसको। बालूजी, I rise to oppose the bills which have already been sandwiched. So that's why yesterday video I told. And it is, we can call it as a sandwich bill. All the 3 bills can be called as a sandwich bill because everything is interlinked together. So the government has not come forward to see that each and every bill is put separately. They have sandwiched each and everywhere it has got a link. And every speaker of this house would find very difficult to distinguish between one bill to another bill. First of all, I could say that we are for women's bill as passed in 2023 in the same Lok Sabha and Rajya Sabha, which has already been in record. So that is why it is not necessarily to bring one more bill. But at the same time, we could insist that government should have come forward in 2024, 2025 and now 26 at least. But now they are linking the things further. So they want to have a delimitation, they want to have a census, then after the census it has to come into. So what I suggest is, yesterday my leader in Salem rally, he has hoisted the black flag and at the same time he has burnt to ashes the bill proposed by the government. उन्होंने काला झंडा दिखाया, पीला झंडा दिखाया, इससे सदन से क्या लेना है? दिखाते रहो झंडे। So actually, at the same time, you would like to clarify that the opposition to these bills do not alter our party stand for immediate implementation of 33% reservation for women in parliament and in legislation. Okay. So whatever the DMK stand is very clear, and they should not just find fault with in between, so that things will be very clear. That is why I reiterated this one.
We are for women's reservation, and this women's reservation should be taken forthwith without any further delay. Sri Asauddin Owaisi. Sir, I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the Constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rule and other areas the ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the Constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of a motion for introducing a bill in this house. Similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी, इसका साहिर लुधियानी ने कहा सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। के राधाकृष्णन जी। Yes. Thank you, sir. Sir, I strongly oppose the introduction of the Constitution 131st Amendment. Sir, any constitutional amendment must uphold federalism, democracy, and social justice. However, this bill raised serious concern, having been introduced without adequate consultation with the state government and stakeholders, thereby undermining cooperative federalism. It is important to recall the Constitution 106th Amendment in 2023. Sir, in this context, introducing another amendment raises doubt about the government's interest, especially amid forthcoming state elections, suggesting political motive rather than democratic commitment. Such significant amendment cannot be rushed. This bill risks centralizing power and weakening states. Sir, therefore, I urge the government must withdraw the bill after the bill will come after the census and implementation later. I object once again. आप गृहमंत्री जी बोलना चाहते हैं कुछ? अभी ओके प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। आइटम नंबर 7। हाँ, अभी तो शुरू तो होने दो। डिवीजन ही रहता है संविधान संशोधन के अंदर, बिना डिवीजन के, बिना मत विभाजन के संविधान संशोधन नहीं होते हैं। आप तो वरिष्ठ नेता हैं। प्लीज। आइटम नंबर 7। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना के मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। ये कोई परेशानी नहीं है, ये संवैधानिक रूप से आप डिवीजन मांग सकते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि संविधान संशोधन में डिवीजन होता ही होता है, मत विभाजन होता है। अभी का समय खर्च मत करो, बोलने का समय रहेगा आपका, विचार करो। बाद में तो मत विभाजन होना ही होना है, क्यों समय खर्च करते हो? मांगना ही है। ओवैसी साहब सबसे ज्यादा चिंतित हैं आज। लॉबी खाली कराए जाए।
लॉबी क्लियर हो गई है महासचिव जी। माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य सब अपनी अपनी सीट पे बैठिए। Kind attention of the honorable members is invited to the point. माननीय सदस्य प्लीज बैठिए अपनी सीट पे, बैठिए सब अपनी सीट पे। माननीय सदस्य सब अपनी सीट पे बैठ जाए, इसको नाम लेके बोलूंगा मैं कि आप सीट पे नहीं बैठ रहे। विशाल दादा पाटिल बैठिए। सुरेश जी अपनी सीट पे बैठिए। आठ बार के मेंबर पार्लियामेंट है। माननीय महासचिव जी। Kind attention of the honorable members is invited to the points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker. No, below red color sticker. Abstain, below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can actually see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual result display boards installed on either side of the Honorable Speaker's chair, the multimedia device, and also on the yes/no/abstain button, as the case may be. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वहां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। कौन डिवीजन मांग रहा है? एक सदन में आपके अलावा कोई डिवीजन नहीं मांग रहा? ओ, आप मांग रहे हो। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वहां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। डिवीजन तो अब मतदान की प्रक्रिया शुरू करें।
दे दो, साथ कह रहे हैं, पर्ची गिनते रहेंगे बाद में। जल्दी करना है, ज़्यादा मत करना। अभी ऐसा है ना, पहले सारी पार्टी पता क्या कह रही है, सारी पार्टी कांग्रेस भी कह रही है, कह रहे यार एक आदमी के लिए मतदान करा रहे हैं, तो फिर कर दिया ना, अब उसका कोई दिक्कत इस टाइम तो कांग्रेस मांग रही थी। अब इस टाइम में करोगे तो पर्ची फिर इकट्ठी करो, दे दो सर, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो।
माननीय सदस्य प्लीज टेक योर सीट। माननीय सदस्य, शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन का शुद्धि के अद्य दिन करेक्शन के आधार पर मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। आवश्यकता होगी तो करेक्शन और डिटेल में जाके कर सकते हैं। पक्ष में 251, विपक्ष में 185। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। आइटम नंबर 7। मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 8 माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया। एक मिनट, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा मुझे आइटम नंबर 7 को लेके। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया। पुनर्स्थापित। आइटम नंबर 9। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आइटम नंबर 10 66। अध्यक्ष महोदय, with your kind permission, I move the following motion that this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Delimitation Bill 2026 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2026 as much as these are dependent upon the Constitution's 131st Amendment Bill 2026. क्या वेणुगोपाल जी क्या Argument given by the Honorable Minister is completely against the rule, sir. The rule is very clear. A bill which is dependent wholly or partly upon another bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the bill in which it is dependent. Here one is the Constitution bill. Very clearly one is the Constitution bill. And other two is not a Constitution bill. Clubbing both together will not be a good practice, sir. Sir, we cannot allow it, sir. Therefore, there are consequences, sir. When the Constitution Amendment Bill is going to be defeated, then what is the point, sir? माननीय गृह मंत्री, Therefore, अरे हो गया भाई, बैठो बैठो, अरे हो गया, आप बोल लिए। अरे बैठो। आप तो अपनी बात कीजिए माननीय गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ अभी। अरे भाई हो गया। गृह मंत्री जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ इस पे भी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से दो मुद्दे उठाए। एक मुद्दा टेक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है इसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता।
और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। नहीं, मैंने उनको अलाउ थोड़ी किया है। नो, नहीं, आप उनकी वकालत मत करो। नो नो, शशि थरूर जी ने ज्ञान दे दिया वेणुगोपाल जी को, या तो वेणुगोपाल जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो शशि थरूर जी को बोलने दिया इन्होंने। मैं क्या करूं? आपको बोलना है क्या? आप बोलो, ये राजा जी बोलो। Sir, there are 2 bills. One is constitutional bill. One is delimitation bill. It is a statutory bill, well within the domain and scope of the parliament. The constitutional bill has to go to the President of India, and this bill also, delimitation bill, has to go to the President assent. Sir, the delimitation bill, you have to see how the delimitation is going to happen. Consequentially, you have to amend the constitution. First of all, the first duty of the parliament is pass the delimitation bill. Get the assent. Okay. Then consequently, constitution has to be amended. Cannot be kept together. That is a procedure. Go through the rules. हाँ, मैं 66 पे दे रहा हूँ डायरेक्शन, 66 पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। नो, 66 पे, चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने की करने की इसके जाते हैं। हाँ, सारा सदस्य चर्चा की है, तो आपने पहले के दिन बोलने का पर्याप्त समय है। से हम एक बात से आप और मिलकर देर चर्चा कर फिर साल में तक बैठेंगे तो हम लोग तो सरकार तो सुनने को कल 4 बजे 17 मन होगा कि पहले आप 15-8 जितना घटाएंगे कुछ होंगे नहीं समय के बाद तो सब मिनट में भी आप एक सदस्य आपका समय डेटा हैं, ऐसा नहीं बोलते मैंने दिया सके हर 3 बार कि जितना कितना चर्चा करना है संशोधन है और श्री जी आज इस गर्व हर्ष और रोमांच के
बाद संसदीय आरक्षण की व्यवस्था थी, उस ऐतिहासिक निर्णय लागू करने आ रहा है इसमें कुछ आते हैं जो इतने प्रभाव हैं सजा किया जा रहा है आज हमारे गांव में संविधान में आर्टिकल 32 आपने दिया इसलिए मैं सोचता हूँ जो अपना और इनसे इसलिए हम करें था कि हम संविधान में आर्टिकल 8 और के माध्यम से मांगी है कि संशोधन कर लोग के निर्देशन की शक्ति है संविधान 368 के इस उद्देश्य नहीं आज महासदन को उचित प्रतिनिधित्व के उल्लेख हुआ कि हम सामान्य की कर नहीं है कितना कर नहीं है उस पर की सरकार के समाज में अनेक योजना की गई उनकी स्पीड इसके मोदी जी जब लोगों के महिलाओं समान में वृद्धि हो गए उसी काम दी नहीं पड़ा हाथ मार सक दिया तो जीव सामाजिक न्याय इसकी कि हमारी आर्थिक न्याय बहुत समझता है मैंने अवकाश 12 सप्ताह 20 करे तो मोदी आते हैं बाजार में तो सूखने समृद्धि होना लती दी योजना में 3% से बन रही है सेल्फ और स्टार्टअप देर मोदी ये उस दर चाहिए और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी मात्र हैं हम कह रहे हैं हमारे नीति और मोदी से नए हमला करें ये सब का जो हमारा पहला राइट महिलाओं को संस्था इंग्लैंड यूएस का लेकिन महिलाओं का अधिकार और यूनाइटेड किंगडम में तो उन्होंने लेकिन लेट कर दिया महिलाएं 4 ओवर के हो या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंध क्वालिफिकेशन हो उसको दिया और 1921 से अधिक आईटी में को करता आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र इसी के लिए सर काम नरेंद्र मोदी ने का प्रयास प्रावधानों के विषय को अवगत करना चाहता आजादी के वर्ष के युग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संशोधन पहले बिल के रूप 18 सितंबर 2023 को विशेष सत्र के नारी लोकसभा व सभा के 33% को लोकतंत्र को सीमित व पल्वित करने का विनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 1 सितंबर 2023 आयोजित विशेष सत्र में पारित की गई द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंड एक्ट को हम शक्ति बनते हैं और 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल 330A, 332A, 334A को इंसर्ट किया गया था तथा आर्टिकल 239AA में अमेंडमेंट किया गया था ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सके। इस संबंध में सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष में अन्य दलों के नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए। हालांकि जो प्रोविजन 2023 के संविधान संशोधन में किए गए थे उसके अनुसार ये महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रिलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फिगर के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती। अगली सेंसस और उसके बाद की डिलिमिटेशन प्रक्रिया में अभी पर्याप्त समय लगेगा जिससे वुमेन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी आज जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं उनका मूल उद्देश्य लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से हैं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, 82, 172, 330, 332 और 333A में संशोधन का प्रस्ताव है जो बिल में साफ साफ
उल्लेखित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 लोकसभा तथा विधानसभा महिलाओं के लिए लगभग 1/3 सीटों का रिजर्वेशन, जिसमें SC/ST भी शामिल है, प्रदान किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त इन एडिशन टू और ओवर एंड अबव रखना है, न कि वर्तमान अलोकेशन ऑफ सीट को प्रभावित करना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महिला सीटों हेतु किया जा रहा आरक्षण हॉरिजेंटल यानी कुल सीटों में से 33% होने के साथ साथ वर्टिकल भी है, अर्थात SC और ST के लिए रिजर्व सीटों में भी 33% सीटें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कुल 815 सीटों का 1/3 है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो ताकत इस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। वर्ष 2011 की सेंसस के जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में यही उपलब्ध नवीनतम सेंसस फिगर है और वर्ष 25 में अधिसूचित वर्तमान जनगणना प्रक्रिया के परिणाम किसी भी स्थिति में 2027 के उत्तरार्ध या 28 के प्रारंभ से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। 2011 की जनगणना का उपयोग रीएडजस्टमेंट या डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तथा SC/ST के लिए सीटों के अलोकेशन के लिए किया जाएगा। ये हमने हमारा जो उद्देश्य है बिल का उसमें भी लिखा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहूंगा। जब 3 अक्टूबर 2005 को कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय के कंबाइंड इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जब मुंबई यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने APJ अब्दुल कलाम साहब को पूछा, इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के एक सवाल किया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो वो सवाल मैं पढ़ जाता हूं। एक महिला ने, लड़की ने पूछा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द वुमेन्स बिल। ये सवाल पूछा। APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या जवाब दिया? डेफिनेटली द रिजर्वेशन ऑफ 33% short will come. It is only a matter of time. Success generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the bill passed. ये समय आज आ गया है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कहा समय आएगा, तो आ गया और ये समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सदन इसको पास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में वो ये भी कहते हैं, सर, if women get into the assembly, they would bring some order. We can also hope to see development politics instead of political politics if more women enter the seat. ये APJ अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था जो आज नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। विधायिका में नारी शक्ति का बढ़ता प्रतिनिधित्व हमें डेवलपमेंट में और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार महिलाओं को बनाएंगे तो हमें इसका देश को लाभ होगा। आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कलाम साहब के इस विजन को ही चरितार्थ करने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पूर्व अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए महिला आरक्षण की बात कही थी। सरदार पटेल साहब को भी मैं नमन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण देने संबंधी विषय बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। 1975 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी एक समिति ने महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कमेंट किया था। 1988-2000 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में भी सभी चुने हुए निकाय में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की सिफारिश की थी। 13वां संशोधन भी आया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में ये महिलाओं का रिजर्वेशन का काम आगे नहीं बढ़ा। अध्यक्ष महोदय,
यहां तक महिला आरक्षण का बिल का सवाल है, सर्वप्रथम ये बिल 12 सितंबर 1996 को श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब की सरकार के समय संविधान का 81वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया। बहस के बाद इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। गीता मुखर्जी कमेटी ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, परंतु 1996 में 11वीं लोकसभा के खत्म होने के साथ ही ये बिल खत्म हो गया। इस दिशा में अगला प्रयास आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 14 दिसंबर 1998 को संविधान के 84वें संविधान संशोधन विधेयक 1998 में पेश किया गया, परंतु 12वीं लोकसभा के खत्म होते ये प्रयास भी समाप्त हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगली सरकार 13वीं लोकसभा में 23 दिसंबर 1999 को संविधान का 85वां संशोधन विधेयक 99 में पेश किया गया, परंतु राजनीतिक पार्टियों के बीच सहमति न बनने के कारण आगे नहीं बढ़ सका। इसी श्रृंखला में अगला महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा संविधान में 108वां संशोधन विधेयक 2008 6 मई 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 2 साल बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में तीखी बहस और भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हो गया, किंतु लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो महिला अधिकारों और महिला कल्याण के प्रति सदैव संवेदनशील है, उनके मार्गदर्शन में लगभग सर्वसम्मति बनाते हुए नई संसद के पहले बिल के रूप में 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो लोकसभा में भारी बहुमत से पास हुआ, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े, मात्र 2 वोट विपक्ष में पड़े, जिसे बाद में संविधान का 106वां संशोधन कहा गया। 2023 के तौर पर यह लागू हुआ, ये 2023 के पर लागू किया गया। अगले ही दिन 20 सितंबर 2023 को राज्यसभा में 2014 वोटों के साथ बिना किसी विरोध के ये बिल पास हो किया गया। 28 दिसंबर को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, 4 दशकों के लंबे अंतराल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाई। आज हम इस संविधान 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से इसे इस महान सदन के समक्ष साकार रूप देने जा रहे हैं। इस पूरे विश्व में, इससे पूरे विश्व में भारत और भारतीयता का शाश्वत संदेश का प्रचार करने वाले यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का कोट भी मैं आपको कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक मातृ शक्ति के उत्थान का संदेश देते हुए कहा, देयर इज ए नो चांस, सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं कोट करना चाहता हूं, देयर इज ए नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ ए वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ओनली वन विंग। तो हम 2 पंखों से उड़ना चाहते हैं साहब, ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक संविधान संशोधन के लागू होने से भारत, जिसे कभी वैभव भारत के नाम से भारत को जाना जाता था, हमारे विधायिका में भागीदारिता बढ़ेगी और भारत विकसित भारत बनेगा। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने भी स्वतंत्र, शिक्षित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली नारी की कल्पना करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है, वे निर्णय लेने, कानून बनाने, वे शासन करने में सक्षम है, वे निडर, जागरूक और प्रगतिशील है, जो समाज को आगे बढ़ाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही विनम्र भाव के साथ और गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि वैदिक काल से हमारी आधुनिक काल तक जब जब मातृशक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तब तब उन्होंने अपनी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से अपना आप को सिद्ध किया है। वैदिक काल में यदि हम देखें तो गार्गी, मैत्रेय, घोषा, अपाला, लोकपुत्रा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। कालांतर में हमें ऐसी अनेक महिलाओं का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने शासक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रानी नागनिका, कश्मीर की रानी दिद्या और रानी रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई और रानी अहिल्याबाई होलकर जैसी अनेक ऐसी रानियों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक सुधार की दृष्टि से देखें तो सावित्रीबाई फूले, रमाबाई जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
औपनिवेशिक काल में आजादी के संघर्ष में भी महिला नेतृत्व ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। हम सरोजिनी नायडू की बात कर सकते हैं, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, भीखाजी कामा, मातंगनी हाजरा, रानी गैडिनल्यू जैसी अनेक महिलाओं का नाम गर्व के साथ ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा में भी 15 विद्वान महिलाओं का योगदान संविधान निर्माण में रहा था। मैं उनको भी आज सदन के माध्यम से सत सत नमन करना चाहता हूं। उन सभी महिलाओं का नाम लेना चाहूंगा। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। अध्यक्ष जी, ये अमृतकाल की बेला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग को कोट करते हुए उनको कहना चाहता हूं, सबको, आपको, हम भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों ने हमें यहां चुन करके भेजा है। हम भारत के लोग, बन रहा है ऐसा सुखद संयोग, बनेगा विकसित राष्ट्र, बढ़ेगा सब में परस्पर सहयोग, हर आंगन से संसद तक होगी नारी की भागीदारी, हर निर्णय में उसकी भी होगी पूरी जिम्मेदारी। ऐसा होगा सुपुल सहयोग, हम भारत के लोग, ऐसा बन रहा सुखद सहयोग। आइए हम सब मिलकर दलों से ऊपर उठकर मातृशक्ति को सम्मान देने वाली नारी शक्ति को उसका अधिकार देने वाले इन बिलों का सर्वसम्मति से समर्थन करें और नारी शक्ति को समृद्ध बनाएं। लास्ट में अध्यक्ष जी, अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियां, मेरी भी कुछ पंक्तियां रहती है, मेरी अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति के प्रति, हाँ, मैं लेखक भी हूं सर। मैंने किताब तो मेरी पत्नी पे ही लिखी है ना, एक सफर हम सफर के साथ। लेखक मैं हूं, सब्जेक्ट मेरी पत्नी है, तो मैं कवि भी हूं। तो नारी शक्ति के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन भावना क्या है, ये बहुत शानदार है सर। हमारी आन है नारी और हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की ये पहचान है नारी। अमृतकाल का उत्सव है, शक्ति समान का उत्सव है, पूरा विश्व देखेगा आज नारी उत्थान का उत्सव। निर्णय की प्रक्रिया में बनेगी अब ये सहभागी, बहुत लंबी तपस्या से अब ये आशा जागी। इन्हें आकाश छूने दो, इन्हें आकाश छूने दो, ना इनकी राहों को रोको, बुलाओ इनको संसद में, महक उठे फुलवारी। आज हमारी आन है नारी, हमारी शान है नारी, विकसित हो रहे भारत की पहचान है नारी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।